जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस इंस्टीट्यूट में। जहां पर आज आपको मैं वो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो हर बार जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई आप जानते हैं नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चन को समझना, चाहे वो ईजी है चाहे वो हार्ड है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है भाई, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। देयर आर 3450 एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ विच 42% गॉट प्रमोटेड। हाउ मेनी सच एम्प्लॉइज आर देयर हु गॉट प्रमोटेड। मतलब कि एक संगठन है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 3450 लोग कार्य करते हैं, जिसमें से 42% लोगों का प्रमोशन हो चुका है। तो भाई बताइए कितने लोगों का प्रमोशन हुआ है। तो यहां पर कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है कि भाई 3450 लोग कुल मिलाकर है, जिसमें से 42% का जो है प्रमोशन हो चुका है। तो आप इसका 42% याद कर दो, 0 से 0 को काट दो, इसको 5 से काटा 2 आया, इसको 5 से काटा तो 69 आया, इसको 2 से काटा तो 21 आया। तो 69 और 21 को गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा भाई, 69 गुणा काट यहां पर किया 18 और ऊपर लगा 1 12 और 1 13, तो आ गया 9 14 का 4 और ये आ गया 1449 लोगों का प्रमोशन हुआ था। भाई ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न आपको लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। भाई बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। यदि बिस्किट के एक पैकेट का मूल्य 240 रुपए है तो बिस्किट के 8 पैकेट का मूल्य क्या होगा। यहां पर इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इज 240 रुपीज, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स विल बी। मतलब कि बिस्किट के 12 पैकेट आपको दिए गए, तो भाई 12 पैकेट का मूल्य यदि 240 रुपए है तो 8 पैकेट का मूल्य क्या होगा यह आपको बताना है। इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो मैंने आपको यूनिटरी मेथड बताया था, यूनिटरी मेथड वाला एक चैप्टर आपको पढ़ाया था, एकिक नियम जिसको हम कहते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था आप सबसे पहले एक यूनिट मतलब कि एक इकाई का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 पैकेट का मूल्य 240 रुपए है तो एक का मूल्य क्या होगा 240/12 मतलब कि 20 रुपए। अब भाई एक पैकेट अगर 20 रुपए का है तो 8 पैकेट कितने के होंगे, गुणा कर दो 160 रुपए के। तो भाई ये हमारा 160 सही उत्तर हो जाता है। ओके बच्चों, आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तो भाई बच्चों बताइए तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए, फिर हम ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। बताइए बच्चों, वीडियो को रोक दीजिए फिर बताइए। बात करते हैं 12 पुरुष अथवा 15 महिलाएं। देखिए ये प्रश्न वेरी 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 इंपोर्टेंट है भाई, इसके आगे कितने भी वी डाल दो ये वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इस साल भी पूछा जाएगा। 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर देगी। इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं, यहां पर क्या दिया गया है कि 12 पुरुष हैं, 12 पुरुष मतलब कि मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, 12 पुरुष या फिर 15 महिलाएं मतलब कि स्त्रियां। 12 पुरुष या फिर 15 स्त्रियां किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब कि चाहे 12 पुरुष अगर अकेले कार्य करते हैं तो भी उस कार्य को वो 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, और अगर 15 वुमेन अकेले कार्य करती है सेपरेट तो भी वो इतने दिनों में कार्य को पूरा कर देती है। मतलब कि 12 मैन जो है वो 15 वुमेन के बराबर कार्य करते हैं, इक्वल कार्य करते हैं। यहां पर क्या पूछा गया कि 7 मैन 7 आदमी और 10 वुमेन उस कार्य को कितने दिनों में साथ मिलकर पूरा कर देगी। भाई साथ मिलकर ये कार्य करना चाहते हैं, साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं। तो यहां पर हमें 7 मैन एंड 10 वुमेन दोनों मिलकर इस कार्य को कितने डेज में पूरा कर सकती है वो बताना है। तो यहां पर मैंने आपको एक मेथड बताया था, या तो आप मैन की जो क्वांटिटी है, मैन के जो नंबर्स हैं उनको वुमेन में कन्वर्ट कर दो, या फिर वुमेन वाले को मैन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि दोनों को नहीं जोड़ सकते। यहां पर एम है, यहां पर ये है, तो हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते।
तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, 12 मैन जो है वो 15 वुमेन के बराबर है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 1 वुमेन को फाइंड आउट करता हूं। 1 वुमेन बराबर कितना होगा, 12/15 मैन। इट मींस 1 वुमेन इक्वल टू 4/5 मैन। मतलब कि एक महिला जो है वो 4/5 पुरुष के बराबर कार्य करती है। तो यहां पर हमें 10 महिलाएं दी गई हैं, 10 महिलाएं दी गई हैं। तो 10 महिलाओं को हम मैन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा भाई, 10 महिलाएं, यहां पर देखिए एक महिला अगर 4/5 पुरुष के बराबर है तो 10 महिलाएं कितने के बराबर होगी, 10 गुणा 4/5, मतलब कि 2 से काटा तो 8, मतलब कि 10 महिलाएं जो है वो 8 पुरुषों के बराबर है। अब यहां पर हमें 7 पुरुष और 10 महिलाएं दी गई है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि 7 पुरुष और एक ये हो गई 8 महिलाएं, क्योंकि 10 महिलाओं की जगह में 8 जो है पुरुष लिख सकता हूं। तो 8 पुरुष मैंने लिख दिया, तो कुल मिलाकर 15 पुरुष हो गए। अब कुल मिलाकर अगर हम 15 पुरुष का ज्ञात करें, इसका मतलब होगा कि हम 7 पुरुष और 10 महिलाओं का ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहां पर हम जानते हैं कि 12 पुरुष उस कार्य को 10 डेज में पूरा करते थे। तो मैंने आपको एक सारणी बनाना सिखाया था कि आपको एक सारणी बनानी चाहिए। कैसे सारणी, देखिए 12 पुरुष 10 दिन, 15 पुरुष कितने दिन। ओके, अब ये देखिए यहां पर आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि पहले 12 पुरुष थे, अब 15 हो गए, मतलब कि जो पुरुषों की संख्या है वो बढ़ गई। यहां पर यदि पुरुषों की संख्या बढ़ी है तो जो दिन होंगे, डेज होंगे, वो घट जाएंगे। भाई एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है, मतलब कि इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर क्या होगा, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, मतलब कि ऊपर नीचे गुणा होगा। ये मैंने आपको बताया था। यहां पर आपको एक सारणी बनानी है, यहां पर लिखना है पुरुष, यहां पर लिखना है दिन। अब अगर यहां पर ये दोनों इनवर्सली है, मतलब कि दोनों चीजें अगर बढ़ रही हैं, दोनों चीजें घट रही हैं, तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि हम ऐसे गुणा करते हैं इस प्रकार से। लेकिन यहां पर एक घट रही है, दूसरी बढ़ रही है, एक बढ़ रही है, दूसरी घट रही है, इस प्रकार की प्रोसेस में हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं भाई, 12 को 10 से गुणा किया तो 120 आ गया, 15 को x से गुणा किया तो 15x आ गया। अब यहां पर मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो 120 में 15 का भाग दे देता हूं, तो भाई क्या आएगा, यहां पर आएगा 8 बार भाग जाएगा, मतलब कि 8 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो मेरा उत्तर डी वाला एकदम सही उत्तर होगा। भाई किस किस को समझ में नहीं आया बताइएगा, एक बार फिर से आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है चौथा प्रश्न। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर है। ओके, यहां पर वर्ग मीटर में लिखना भूल गया, ये कुछ नहीं, यहां पर पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ एन स्क्वायर फील्ड इज 62,500 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। मतलब कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 62,500 वर्ग मीटर है, तो उस भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सिंपल सा भी है। देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए एक स्क्वायर जो होता है, एक वर्ग जो होता है, उसकी सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। सारी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब सारी भुजाएं अगर इक्वल होती हैं तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, वो उन भुजाओं का वर्ग होता है, मतलब कि स्क्वायर होता है। और उनका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड। तो यहां पर जो है उसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है 62,500 वर्ग मीटर। तो ए स्क्वायर बराबर मुझे मिल गया 62,500 वर्ग मीटर। सो ए बराबर क्या होगा, 62,500 का वर्ग, मतलब कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए। तो क्या आएगा 250, क्योंकि 62,500 का स्क्वायर रूट क्या होता है 250। अब भाई ये जो वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी साइड हमें मिल गई 250 मीटर। तो अब यहां पर उसका हमें पेरीमीटर, मतलब कि जो परिमाप है वो ज्ञात करना है। तो क्या होगा 4 इंटू भुजा, मतलब कि 4 इंटू 250, मतलब कि 1000 मीटर, जो कि उत्तर हमारा सी वाला एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए पांचवें प्रश्न के बारे में बात करते हैं और देखते हैं क्या कहता है आज का हमारा पांचवा प्रश्न। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो जो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 1277, 1368, leaving 3 as remainder in each case।
देखिए, एक ऐसा नंबर हमें एज्यूम करना है, सोचना है, जिससे अगर हम, जिसके अंदर हम, सॉरी यहां पर क्या दिया गया, विच विल डिवाइड, हाँ, जिसका भाग इन दोनों के अंदर जाए और रिमाइंडर में क्या बच जाए, 3 बच जाए। तो अब आप देखिए क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, 1277 में से 3 को माइनस कर दीजिए और 1368 में से 3 को माइनस कर दीजिए। मतलब कि एक ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसको इसके अंदर हमने, मान लीजिए 1277 के अंदर उसका भाग दिया और 13 को से 68 के अंदर उसका भाग दिया, तो दोनों बार में हमें 3 रिमाइंडर मिल जाए। क्या मिल जाए, रिमाइंडर, मतलब कि जो शेषफल है वो आपको 3 मिल जाए। तो इसलिए आपको एक प्रोसेस को याद रखना है। सबसे पहले जो नंबर हमें दिया गया है, जो कि हमें रिमाइंडर दिया गया है, उसको यहां से माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहां से माइनस किया तो मुझे मिल गया 1274 और यहां से अगर मैं करता हूं तो मुझे मिल गया 1365। अब आप क्या कीजिए, 1274 और 1365, ये जो दो हैं इनका HCF फाइंड आउट कर दीजिए। क्या कीजिए, HCF, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है, हाईएस्ट नंबर, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, मसअप ज्ञात कर दीजिए। इन दोनों संख्याओं का मसअप ज्ञात करते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं इनका क्या आता है। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर 1274 लिखते हैं। अब 1274 में हमने सबसे पहले भाग दिया 2 का, तो 637 आया। फिर 7 का भाग दिया 91 आया। फिर 7 का भाग दिया 13 आया। 13 का भाग दिया 1 आया। तो भाई 1274 के ये सब फैक्टर्स हो गए, मतलब कि गुणनखंड हो गए। तो भाई 1274 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 13। अब यहां पर हम बात करते हैं 1365 के बारे में। तो भाई 1365 की भी बात कर लेते हैं यहां पर। तो भाई क्या होगा, 1365, इसके अंदर सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 5 का भाग गया। जब 5 का भाग जाएगा तो यहां पर हमें मिलेगा 273। 273 मिलने के बाद फिर से हमने इसके अंदर भाग दिया 3 का, तो मुझे 91 मिला। फिर से मैंने इसके 7 का भाग दिया 13 मिला। 13 का भाग दिया 1 मिला। तो 1365 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 13। अब ये आ गया। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमें, 7 और ये, तो दोनों को गुणा कर दीजिए तो क्या मिलेगा मुझे, 91। तो भाई वो कौन सी संख्या है, 91। 91 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा क्या गया था। देखिए फिर से समझाता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी थी जिसका भाग 1277 और 1368 में देने पर दोनों जगहों पर 3 हमें रिमाइंडर मिले, शेषफल मिले। तो पहले हमने क्या किया, दोनों में से 3 को घटा दिया, जो संख्याएं मिली उनका हमने HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसअप ज्ञात किया और वही हमारा उत्तर है 91। आइए छठे प्रश्न के बारे में बात करते हैं और देखते हैं क्या कहता है छठा प्रश्न। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। A man crosses a 600 meter long bridge in 5 minutes. Speed of man in kilometer per hour will be. देखिए यहां पर एक व्यक्ति है, जो एक पुल है, उस पुल की लंबाई है 600 मीटर, उसको वो पार कर रहा है 5 मिनट्स में। तो अपने को यहां पर दिखाना है किलोमीटर पर आवर में। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, सॉरी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय। अब यहां पर जो है अपने को दूरी दी गई है 600 मीटर, 600 मीटर डिस्टेंस दी गई है एंड 5 मिनट्स दिए गए हैं, 5 मिनट्स दिए गए हैं। लेकिन अपने को दूरी जो इसकी स्पीड है, चाल है, वो किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करनी है, किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर देखिए मीटर को सबसे पहले किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। सो 1000 मीटर जो होते हैं वो 1 किलोमीटर के बराबर होते हैं। सो 600 मीटर बराबर क्या हो गया, बट्टा में 1000 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसल, 3/5 किलोमीटर, ये हो गया 3/5 किलोमीटर। एंड 5 मिनट्स को आप घंटों में बदलिए, सो 5/60 क्या होगा भाई, 5/60 1/12, 1/12 घंटे। अब आप क्या कीजिए, 3/5 में 1/12 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3 × 12 बट्टा में 5,
भारतीय 36/5 क्या आएगा भाई, 12×36 आएगा 7 पॉइंट, तो 7.2 आएगा, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर, 7.2 किलोमीटर पर आवर हमें मिल गया। देखिए सिंपल सी प्रोसेस थी, 600 मीटर को पहले हमने किलोमीटर में चेंज किया, 5 मिनट को हमने घंटों में बदला, घंटों में बदला। अब घंटों में बदल लेने के बाद आप जानते हैं फॉर्मूला हमें क्या कहता है स्पीड का, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस में समय का भाग दे दो, तो हमने दे दिया। 7वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या कहता है हमारा 7वां प्रश्न। एक परीक्षा में करण को भावना से 10 अंक अधिक मिले, ईशा को भावना से 5 अंक कम मिले। यदि तीनों को कुल 170 अंक मिले हैं तो ईशा द्वारा प्राप्त अंक क्या है। इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 marks more than भावना, ईशा गॉट 5 marks less than भावना। इफ trio get a total of 170 then what is the marks obtained by ईशा। मतलब कि एक एग्जाम में है, ईशा करण और भावना इन तीनों ने एक एग्जाम दिया और उनके मार्क्स हमें बताए गए, तो हमें ईशा के मार्क्स पूछे गए हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि करण जो है उसको भावना से 10 अंक ज्यादा मिले हैं, ईशा को भावना से 5 अंक कम मिले हैं। अब देखिए करण, ईशा और भावना कुल मिलाकर 170 अंक इनको मिले हैं, कुल मिलाकर इनको 170 अंक मिले हैं। ओके, अब ईशा को भावना से 5 अंक क्या है, ईशा को, ईशा के जो मार्क्स हैं वो भावना के मार्क्स से 5 घटा लो, भावना के मार्क्स से 5 लेस मिले हैं, ये ईशा के मार्क्स हो गए। अब के की बात करते हैं, के को क्या मिला है भाई, के को मिला है भावना से 10 अंक ज्यादा, तो भावना से 10 अंक ज्यादा के को मिले हैं। अब आप देखिए यहां पर आप क्या कीजिए, जो के है के की जगह पर आप b+10 लिख दीजिए, मतलब कि भावना के मार्क्स में 10 मार्क्स जोड़ दीजिए। तो मैं के की जगह पर लिख देता हूं भावना +10, फिर क्या है जोड़ का साइन है तो मैंने जोड़ दिया। अब ईशा की बात करते हैं, ईशा को भावना से 10 अंक लेस मिले हैं, तो मैं लिख देता हूं ईशा की जगह पर, ये जो ईशा है ईशा की जगह पर मैं ये b-5 लिख देता हूं, और भावना की जगह मैं भावना को लिख देता हूं और 170 लिख देता हूं। ओके, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर एक भी तो ये हो गया, देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक सेकंड, एक भी ये हो गया, दूसरा भी ये हो गया और एक भी ये हो गया, तो 3 भी हो गए। अब ये है 10, उसमें से 5 गए तो पीछे बचे 5 बराबर 170, तो 3b बराबर 170 में से 5 गए तो 3b बराबर 165, और b बराबर क्या आएगा 165 में 3 का भाग दे दो। ओके, तो कितनी बार जाएगा 5 बार और 5 बार, 55 बार भाग जाएगा। मतलब कि भावना को जो है 55 मार्क्स मिले थे। अब अगर भावना को 55 मार्क्स मिले हैं तो जो ईशा है, देखिएगा ईशा है उसको भावना से 5 मार्क्स लेस मिले हैं, तो 55 में से 5 घटा दो तो 50 मार्क्स भावना को मिले हैं। आइए 8वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या कहता है आज का हमारा 8वां प्रश्न। यदि 6 किलो चावल का दाम 8 किलो गेहूं के दाम के बराबर है और गेहूं का दाम 6 रुपए प्रति किलो है तो 1 किलो चावल का दाम क्या होगा। द कॉस्ट ऑफ 6 kg राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 8 kg wheat इफ द कॉस्ट ऑफ wheat इज 6 रुपीज पर kg देन द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज। देखिए बात करते हैं, 6 किलो चावल है उसका दाम 8 किलो गेहूं, देखिए 6 किलो चावल उसका दाम 8 किलो गेहूं, यह है चावल, यह है जी भर गेहूं। अब देखिए ये बराबर है, इन दोनों का भाव बराबर है। अब यहां पर हमें क्या कहा गया है कि गेहूं का दाम जो है वो 6 रुपए प्रति किलो है, 6 रुपए प्रति किलो है, तो भाई 8 किलो का भाव क्या हो गया 8 संग 48, 48 रुपए, मतलब कि 8 किलो गेहूं का भाग वो जो है वो 48 रुपए है। अब देखिए 8 किलो गेहूं और 6 किलो चावल दोनों का दाम सेम है, तो अगर 8 किलो गेहूं का दाम 48 रुपए है तो 6 किलो गेहूं का दाम भी क्या होगा भाई 48 किलो होगा।
तो 48 में हमने 6 का भाग दिया तो हमें 1 किलो गेहूं का दाम मिल गया। तो क्या आ गया भाई, भाग दिया हमने तो ये आ गया 24/3, मतलब कि 8 रुपए। क्या आ गया भाई, 8 रुपए प्रति केजी भाव किसका है, चावल का है। भाई सिंपल सा प्रोसेस था, 6 किलो चावल और 8 किलो गेहूं दोनों का भाव बराबर था। तो हमने क्या किया कि जो गेहूं का भाव था 6 रुपए प्रति किलो, तो कुल मिलाकर अपना हो गया 48 रुपए। अब 48 रुपए इन 6 किलो का भाव है, तो 48 में 6 का भाग दिया तो हमें 1 किलो चावल का भाव मिल गया 8 रुपए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 9वें प्रश्न के बारे में, 9th क्वेश्चन के बारे में। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो इसका परिमाप बढ़ जाएगा। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर विल बी डबल्ड देन इट्स पेरीमीटर विल बी। कितना हो जाएगा भाई, कितने गुना बढ़ जाएगा या घट जाएगा। देखिए अगर किसी वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है, उसकी साइड होती है ए ए ए ए। अब देखिए जो स्क्वायर होता है उसका जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, वो होता है 4 गुना भुजा। अब मान लीजिए कि पहले उसका जो है आपका जो परिमाप था, वो परिमाप था उसका 4a, क्योंकि 4 इंटू भुजा था। अब उसकी भुजा हो चुकी है दोगुनी, अब उसकी भुजा हो चुकी है दोगुनी, 2 गुना बढ़ चुकी है। तो उसका जो परिमाप होगा, अब देखिए भुजा 2 की जगह 2a हो चुकी है, 2 गुना हो चुकी है। तो अब 4 इंटू 2a क्या होगा, 8a, 8 गुना हो जाएगा। लेकिन यहां पर 8 गुना नहीं हुआ है, यहां पर 8 गुना नहीं हुआ है। अब बहुत से बच्चे करते हैं सर 8 गुना बढ़ गया। भाई 8 गुना नहीं बढ़ेगा, उसका परिमाप भी 2 गुना ही बढ़ेगा, उसका परिमाप भी 2 गुना ही बढ़ेगा, क्योंकि पहले 4a था, पहले 4a था। अब 8a में 4a का भाग दो भाई, तो 2 मिल गया, मतलब कि 2 गुना बढ़ेगा। तो जितने गुना भुजा बढ़ेगी, जितने गुना भुजा बढ़ेगी उतना गुना उसका परिमाप बढ़ेगा। चलिए 9वां प्रश्न हो गया। तो 8 मत कर देना बच्चों, बहुत से बच्चे कर देते हैं सर ये तो 8 मिल गया हमें, सही हो गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 10वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर विल बी, इस श्रृंखला का नेक्स्ट नंबर क्या होगा। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए 2-2 श्रृंखलाएं बन रही हैं। भाई कितनी श्रृंखलाएं बन रही हैं, 2-2 श्रृंखलाएं बन रही है। यहां पर आप देखिए 80, 70, 60, फिर देखिए 10, 15। तो यहां पर आप देखिए 2 श्रृंखलाएं बन रही हैं। पहले देखिए 80, फिर 70 हुआ, फिर 60 हुआ। यहां पर देखिए पहले 10 था, फिर 15 हुआ। मतलब कि एक श्रृंखला में, एक सीरीज में 10-10 घट रहे हैं। पहले 80 से 70 हुए, फिर 60 हुए, फिर 50 होंगे। यहां पर 5 बढ़ रहे हैं, पहले 10 थे, फिर 15 हुए, तो फिर 20 होंगे। तो भाई क्या आएगा, 20 हमारी नेक्स्ट संख्या आएगी। सही उत्तर 20 हो गया। भाई किस किस को समझ में नहीं आया मुझे बता दीजिएगा, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यार, क्योंकि बहुत सी मेहनत कर रहे हैं और भी आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ये पीडीएफ फाइल आपको हमारी वेबसाइट allrounderbss.com के ऊपर मिल जाएगी, जल्द से जल्द अपलोड हो चुकी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फुल कोर्स चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और फुल कोर्स अभी रजिस्टर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग के लिए क्यों खास है ऑलराउंडर बीएसएस? बिकॉज आपको बता दें ऑलराउंडर बीएसएस के फुल कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल मिलती है, मॉडल पेपर के पीडीएफ फाइल का जो सॉल्यूशन है, जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लास्ट ईयर पेपर सारे के सारे देखने को मिलेंगे और उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जहां पर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सीखने को मिला है और क्या कुछ बचा हुआ है। मतलब कि एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल को और इंस्टॉल कीजिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।